इधर शुयांग और शाओ सिंचैन दोनों ही चुपचाप अपने सिर को झुकाकर खड़े थे। विंग ने कहा, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? वांग जी ने कहा, अब शाओ सिंचैन तुम भी। बट वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। इधर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता था किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। उसने भी वांग जी को बहुत गुस्से में देखा। वांग जी ने कहा, हाँ, शाओ सिंचैन, तुम एक बुद्धू इंसान को चाहे जितना भी समझाओ वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। विंग ने कहा, मैं वो बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन वो चुप होता है। फिर वो लोग अलग अलग रास्ते निकल गए। इधर वांग जी सबसे पहले अपने ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद वो बैठ जाता है। सिया को बुलाती है। सिया उसके सामने खड़ी थी। उसने फाइल को फेंकते हुए कहा, यू आर फायर्ड। और हाँ, दूसरी बात, तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया है, ब्लॉक लिस्ट कर दिया है। और तुम ब्लैक लिस्ट में हो तो तुम किसी की भी कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। ये सुनकर सिया ने कहा, आप ये क्या कह रहे हो? वांग जी ने कहा, मैंने पूरा बायोडाटा निकाल लिया है। प्रूफ हो चुका है कि तुमने हमारी सारी की सारी चीज़ों को, सारी फाइल्स की जो की बात थी, मतलब प्रोजेक्ट की बात, सब कुछ तुमने वेंस को दिया था, खुद दिया था। और तो और तुम जासूसी करके हमारी चीज़ों को उनके पास भेज रहे हो। हमारा पूरा बायोडाटा तुम उनके साथ शेयर कर रही हो। और दूसरी बात, तुमने विंग से क्या कहा है कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई है, हम दोनों का बच्चा है। तुम्हारा दिमाग खराब है ना? जिस दिन मैंने कहा था ना कि जिस दिन मैं प्रूफ कर दूंगा कि तुमने ये कहा है, उस दिन मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। आज वो वक्त आ चुका है। सिया ने वांग जी की पैर को पकड़ते हुए कहा, ऐसा मत करो वांग जी, तुम भूल रहे हो कि मेरे फादर ने। तभी वांग जी ने कहा, सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ही मैंने तुम्हें एक और मौका दिया था, लेकिन तुमने शायद मेरी बातों को दिल पर नहीं लिया, इसीलिए तुम जा सकते हो। शुयांग, इसे धक्के मार के यहाँ से भगा दो। सिया ने बहुत प्रोटेस्ट किया, वांग जी से बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं माना और फाइनली उसे धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया गया। जब वो शाम के टाइम घर में आता है तब बहुत जोर से बिजली कड़क रही थी, तूफान थी, जैसे कि अभी बारिश आने वाला है। वांग जी घर के अंदर आता है और फिर आज उसने डिनर किया और फिर ऊपर गया। जब वो ऊपर गया तो उसने देखा कि सिजुए चुपचाप सो रहा है और लान कोरन उसके पास बैठा हुआ है और सिजुए बार बार मामा मामा कह रहा है। लान कोरन ने कहा, अब क्या होगा? डॉक्टर को भी कॉल किया, उन्होंने कहा कि मौसम की वजह से वो नहीं आ सकते हैं। इधर वांग जी ने कहा, क्या हुआ है अंकल? लान कोरन ने कहा, कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं थोड़ा बिजी था। ये बोलकर उसने अपने फेस को घुमा लिया। ये देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि वांग जी ने जानबूझकर कॉल को नहीं उठाया। लान कोरन ने कहा, सिजुए को बहुत तेज बुखार है और बुखार उतर ही नहीं रहा है। वो बार बार अपनी मॉम के बारे में जिक्र कर रही है। लगता है उसे उसकी मॉम के पास जाना है। और वांग जी ने कहा, और उसने कहा, और डॉक्टर को मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा मौसम की खराब के कारण वो यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाली है। वांग जी ने कहा, सिजुए। वो सिजुए के पास आ गया। उसने थर्मामीटर से चेक किया। उसे देखा कि 104 डिग्री बुखार है। उसने कहा, इतना बुखार? उसने उसकी फॉरहेड पर हाथ रखा। उसने कहा, इतना बुखार, इसका पूरा शरीर जल रहा है। अब सिजुए, तुम ठीक तो हो ना? सिजुए, बस मॉम, मुझे मॉम के पास जाना है, मुझे मॉम की गोदी में रहना है, मॉम के पास जाना है मुझे। वांग जी ने कहा, मैं यहाँ पर हूँ, देखो मुझे। सिजुए ने कहा, मेरी मॉम, मुझे मॉम के पास जाना है। वांग जी ने कहा, अब मैं क्या करूँ? वो रात भर उसकी सिर पर पट्टी कर रहा था। क्या कहते हैं उसे हिंदी में? पानी से कपड़े को भिगोकर पट्टी करता है ना, उसे वैसा कर रहा था। सिजुए बार बार अपनी मॉम के जिक्र कर रहा था। इधर लान कोरन ने कहा, अब हम क्या करें? उसने कहा, अब ये ट्विंस बेबी है ना, अब वही के जो तुम उसे छीन कर लेकर आए थे। वांग जी ने कहा, अंकल, मैंने कहा ना आपको। लान कोरन ने कहा, वांग जी, मुझे पता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ,
मेरी वजह से तुम्हारा घर बिखर गया है, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। वांग जी ने कहा। मौका? कैसा मौका? वांग कुरैन ने कहा, तुम वीन को वापस लेकर आओ। वांग जी ने हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे आप मेरे साथ? क्या आपको लगता है कि मैं वीन को जाकर बोलूंगा वापस आ जाओ और वो आ जाएगा? आपकी वजह से हम दोनों अलग हो चुके हैं और आपको लगता है कि वो मुझसे प्यार करके वापस आ जाएगा? वांग कुरैन ने कहा। वांग जी एक बार कोशिश करो। वांग जी ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि मैंने कोशिश नहीं किया है? ये सुनकर उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वीन वापस नहीं आएगा, समझी? इधर वांग कुरैन ने कहा, अब सिजुए का क्या होगा? वो तो अपनी मॉम के लिए बहुत रो रहा है। थोड़ी देर बाद सिजुए का बुखार और बढ़ गया। उसने कहा, अब मैं क्या करूं अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग कुरैन ने कहा, वेइंग को लेकर आओ यहाँ पर, सिर्फ वेइंग के सिजुए को ठीक कर सकता है। वांग जी ने कहा, वेइंग नहीं आएगा। कुरैन ने कहा, क्यों नहीं आएगा? सिजुए उसका बेटा है, वो जरूर आएगा, तुम जाकर उससे बात करो। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। बट जब वांग जी ने वेइंग को बहुत कॉल किया तो उसे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। वांग जी ने कहा, लगता है वो नहीं आएगा। कुरैन ने कहा, उसे जाकर लेकर आओ, तब तक मैं सिजुए के पास हूँ। इधर वांग जी ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। जब वो गया तब बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। कुरैन ने कहा, प्लीज गॉड, प्लीज सिजुए को ठीक कर दीजिए। इधर वांग जी वेइंग के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने डोरबेल पर क्लिक किया। इधर वेइंग ने कहा, कौन है? वेइंग आकर दरवाज़ा ओपन करता है। वो घर बहुत बड़ा था और हाल ही में वेइंग ने उस घर को लिया था। उसने कहा, तुम? हाँ, ब्लॉक कर दिया और खुद मिलने आ गए। दरवाज़ा मुंह पर बंद कर दिया। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे मिलना है। वेइंग ने कहा, मुझे तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना। वांग जी ने कहा, मुझे ज़रूरी बात करनी है। वेइंग ने कहा, बाहर में जाओ, तुम्हारी बातें, निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वांग जी नील डाउन होकर बैठ गया। उसने कहा, प्लीज़ वेइंग, एक बार दरवाज़ा खोलो। अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बट वेइंग चला गया था वहाँ से। उसने कहा, सिजुए की तबीयत खराब है। बट वेइंग वहाँ पर नहीं था। और फिर वेइंग ने गार्ड्स को बुलाया। उसने कहा, इसे ले जाकर बाहर फेंक दो। वो गार्ड वांग जी को लेकर बाहर आ गए। वांग जी गार्डन में खड़ा हो गया। उसने कहा, विभूषण, मेरी बात तो सुनो। वेइंग ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तब रात के 10:30 बज रहे थे। वांग जी वहां पर बारिश में भीगता रहा। वो कई घंटों तक वहां पर खड़ा रहा। 8:30 बजे जब वेइंग ने देखा तब उसने देखा कि वांग जी अभी तक वहीं पर ही खड़ा था। लान कुरैन ने वांग जी को कॉल किया। वांग जी ने कहा, जी अंकल। उसने कहा, सिजुए वो ना। वांग जी ने कहा, उसे क्या हुआ है? लान कुरैन ने कहा, सिजुए कैसा बिहेव कर रहा है, वो मॉम के लिए रो रहा है। वांग जी ने सिजुए की रोना अपने मोबाइल पर सुना। उसने कहा, उससे कहिए कि डैड मॉम को लेकर अभी आ जाएंगे। उसने कॉल कट किया। वेइंग ने 10:30 बजे भी आकर देखा तो वांग जी वहीं पर खड़ा था। वेइंग को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम चले जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। वेइंग ने कहा, मुझे बात नहीं करनी है। 1 घंटा और बीत गए। 11:30 बज गए। वांग जी ने फिर से कॉल किया। लान कुरैन ने कहा, बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरा, वैसा ही है, अभी तक रो रहा है वो। वांग जी ने कहा, अब मैं क्या करूं? ये वेइंग भी मेरी बात नहीं मान रहा है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है। वेइंग बाहर आता है और उसके पास छाता था। वो वांग जी के पास आता है। उसने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? और आयुआन भी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, पापा आए हैं। इधर वांग जी ने वेइंग को देखते हुए कहा, वेइंग, यहाँ पर सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं आया, तो फिर किसके लिए आया हो? वांग जी ने कहा, सिजुए के लिए। वेइंग ने कहा, सिजुए के लिए? वो ठीक तो है ना? वांग जी ने कहा, नहीं वेइंग, उसे बहुत तेज बुखार है। मैं तब से तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। वेइंग ने कहा, सिजुए को बहुत तेज बुखार है? वांग जी ने कहा, हाँ, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा है, ऊपर से वो तुम्हें ढूंढ रहा है। वेइंग ने कहा, जल्दी करो आयुआन। उसने आयुआन को उठा लिया और फिर वो लोग कार में आ गए। वांग जी ड्राइव करते हुए लेकर जा रहा था। वो पूरी तरीके से भीग चुका था। जब वो लोग लान हाउस पहुंचते हैं, उस मेंशन को देखकर वेइंग की रूह कांप गई। आज से 7 साल पहले वो इस घर को छोड़कर चला गया था। उसने कहा, इस घर में दोबारा आऊंगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
विंग की कदम कदम बढ़ते जा रहे थे, लेकिन विंग की धड़कनें बहुत तेज थी। घर बिल्कुल भी नहीं बदला। विंग धीरे धीरे करके वांग जी के साथ ऊपर के साइड चला गया, जहाँ पर सिजुए रहता था। वो जब सिजुए की रूम के अंदर आता है, उसने देखा कि लान कुरैन बैठा हुआ है। उसे देखकर न जाने कि विंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है और अपनी फेस को घुमाता है। लान कुरैन ने तुरंत विंग को देखते हुए कहा, विंग। विंग ये नाम सुनकर लान कुरैन की तरफ देखता है। कभी भी उन्होंने इस टोन में विंग को कभी नहीं बुलाया। वो बहुत डरा हुआ था। विंग ने कहा, सिजुए। वो सिजुए के पास आ गया और बैठ गया। जब उसने सिजुए को चेक किया तब 110 डिग्री बुखार था, और उसने सिजुए की हाथ जो फॉरहेड था वहाँ पर हाथ रखकर देखा तो वो बहुत गर्म था उसकी बॉडी। ये देखकर विंग काफी ज्यादा घबरा गया। उसने कहा, इतना बुखार? और डॉक्टर? वांग जी ने कहा, बाहर इतनी तेज तूफान और बारिश हो रही है, डॉक्टर ने आने के लिए मना कर दिया। विंग ने कहा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वांग जी ने अपने फेस को झुकाते हुए कहा, सब लोग जानते मेरी हालत के बारे में, सोशल मीडिया, हर जगह पर, न्यूज़ चैनल, इसीलिए शायद डॉक्टर मेरे पास नहीं आए, लेकिन अगर कोई सक्सेसफुल आदमी उसे बुलाता तो ज़रूर आ जाता। विंग ने अपने बैग से कुछ मेडिसिन को बाहर निकाला। उसने कहा, ये मेरे आयुवान की मेडिसिन है, रुको। उसने सिजुए को दिया। सिजुए विंग को देखते हुए कहा, मम्मा क्या आप आए हो, या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? विंग ने कहा, मैं आ गया हूँ बेटा, तुम घबराओ मत, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने सिजुए को दवा खिलाया। फिर सिजुए अपनी मॉम को बहुत टाइम तक हग करके बैठा रहता है। फिर विंग खुद जाकर किचन में उसके लिए खाना बनाने लगता है। उस दौरान वांग जी सिजुए के पैर के पास बैठा हुआ था और वो बार बार उसके पैर को रब कर रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वो अपने बच्चे के लिए बहुत वरीड था। आयुवान भी बस चुपचाप बैठा हुआ था। लान कुरैन ने कहा, क्या यही वो ट्विंस ब्रदर है? वांग जी ने कहा, हाँ। लान कुरैन ने ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखते थे। इधर विंग ने कहा, आयुवान को भी बुखार आया था, लेकिन मैंने उसे दवा दे दी टाइम पर, इसीलिए उसका बुखार उतर चुका है। इधर लान कुरैन ने कहा, हाँ क्योंकि वो ट्विंस है ना, इसीलिए अगर एक को बुखार आएगा तो दूसरे को भी आ सकता है। विंग ने कहा, हाँ शायद। उसने सिजुए की तरफ देखा और सूप को उसने फूंक मारा। उसने कहा, ये लो पी लो बेटा। सिजुए ने कहा, मुझे नहीं पीना मम्मा। विंग ने कहा, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मम्मा बहुत नाराज़ हो जाएगी। सिजुए ने कहा, पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इधर सीन कट होता है। सिजुए को सूप पिलाने के बाद वो उसे सुलाता है। इधर वांग जी बाहर आ गया था। वो बालकनी में खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने कहा, मिस्टर लान। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, विंग सिजुए अभी कैसा है? उसने कहा, हाँ सिजुए भी बिल्कुल ठीक है, अब वो सो रहा है। वांग जी ने कहा, अब दोबारा अगर बुखार आए तो? विंग ने कहा, मैं ही हूं ना। तुरंत वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम ही रहोगे? वांग जी की आंखों में एक चमक थी। विंग थोड़ा चुप हो गया। उसने कहा, अब नहीं नहीं, वो मैं। वांग जी ने तुरंत विंग को हक कर दिया। उसने कहा, मुझे पता था विंग, तो तुम चाहे कुछ भी हो जाए अपने बच्चे से दूर तो नहीं रह सकते हो। अगर तुम यहाँ पर रहे ना तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। तो तुम जो करोगे मैं वो करने के तैयार हूँ। तुम जो बोलोगे। विंग बस चुप जाओ। वांग जी ने कहा, विंग अब तुम्हें भूख नहीं लगी है? अब रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना। तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, एक मिनट रुको। अब ये कपड़े, उसने वांग जी के कपड़ों को टच किया। वांग जी ने कहा, अब तुम्हें पसंद नहीं है ये? अब तुम्हें तो ब्लैक कलर पसंद था ना, अब क्या मैं इसे चेंज कर दूं? व्हाइट पहन लूं, स्काई ब्लू पहन लूं? तुम्हें स्काई ब्लू पसंद है ना? विंग ने कहा, नहीं लानजान। उसके मुंह से लानजान निकल गया। वांग जी ने कहा, क्या क्या कहा तुमने मुझे? विंग ने कहा, अब उसने अपने हाथ को उठाते हुए कहा, मिस्टर लान, अब तुम्हें कपड़े आपको कपड़े चेंज कर लेना चाहिए अब, बिकॉज आप भीग रहे थे बारिश में, सो आपको ठंड लग सकती है। वांग जी ने कहा, अब तुमसे आप हो गया मैं? तुम तो मुझे अभी तुम बुला रहे थे ना, फिर आप क्यों बुला रहे हो? विंग ने उसे देखते हुए कहा,
मिस्टर लान देखो, मुझे लगता है कि आपको कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, ये बोलकर वो जाने लगता है। वांग जी ने कहा, 1 मिनट रुको, तुमने कहा कि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ, तो मेरी परवाह करना बंद करो। विंग ने कहा, मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान ही इंसान की परवाह करता है। वांग जी ने कहा, अच्छा, सिर्फ इंसान होने के नाते तो मेरी परवाह कर रहे हो, वरना नहीं करते। वो विंग को देखते हुए कहा, क्यों मुझसे इतना रूठे हो विंग? मुझे पता है कि मैंने गलत किया, मुझे पता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो किया। विंग ने कहा, मेरे लिए? तुमने मेरे लिए क्या किया? तुम उल्टा मुझे सड़क पर लेकर आए, अब कह रहे हो कि तुमने मेरे लिए किया था। वांग जी ने कहा, मैंने इसलिए सब कुछ किया ताकि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम तो मेरे पास आई नहीं। यहाँ तक कि मैं सिजुए को भी लेकर आ गया ताकि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास एक और बच्चा है, और अगर पता होता तो मैं उसको भी लेकर आ जाता। विंग ने कहा, हाँ, और मुझे अकेला कर देते हैं ना। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे लगा शायद तुम मेरे पास वापस आ जाओगे अपने बच्चे के लिए, पर तुम तो आए ही नहीं विंग। विंग ने कहा, तुम जितने भी कोशिश कर लो, लेकिन कभी भी मुझे अपने सामने झुका नहीं पाओगे। वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें झुकाने की कोशिश कर रहा हूँ? झुक तो मैं जाऊंगा। ये बोलकर वो नील डाउन होकर बैठ के उसने कहा, मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैंने प्यार किया है। मुझे पता है कि मैंने गलत किया था। उस वक्त मेरे मन में जो आया मैंने वो किया, लेकिन अब तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ। कब से तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। विंग ने कहा, ये सब करना बंद करो ना वांग जी, तुम समझते क्या अपने आप को? तुम जो चाहे वो मर्जी करोगे और मुझे सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, डिवोर्स तुमने कहा था कि दोगे, मैंने कभी नहीं कहा। विंग ने कहा, तुम जानते हो अच्छे से कि मैंने क्यों कहा था। वांग जी, पास के रूम में बच्चे सो रहे हैं, प्लीज सिंक्रेट मत करो। ये बोलकर विंग जाने लगता है। वांग जी ने उसके पैर को पकड़ते हुए कहा, बस मुझे एक और मौका दो प्लीज विंग। उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने आंखों को बंद किया। उसने कहा, मेरा पैर छोड़ो। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, जो कुछ मेरा है सब तुम्हारे, बस प्लीज विंग। विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, प्लीज विंग वापस हो जाओ। विंग ने उसके पैरों को हटाते हुए कहा, प्लीज बंद करो। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी बहुत रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन सुबह विंग सब कुछ पैक कर रहा था। वांग जी सुबह से उठकर जस्ट बैठा हुआ था कि लान कुरैन उसके पास आ गया। उसने कहा, रोको विंग को, इधर। उसने कहा, क्या हुआ है अंकल? कुरैन ने कहा, मैं विंग से सुबह मिला, तब वो किचन में था। किचन में वो ब्रेकफास्ट बना रहा था। मैं विंग के पास गया कुछ बात करने के लिए। मैं उसको समझाने की कोशिश किया कि फिर फ्लैशबैक शुरू होता है यहाँ से। विंग लान कुरैन को देखता है। विंग ब्रेकफास्ट लेकर जा रहा था ऊपर। लान कुरैन भी उसके पीछे पीछे आता है, क्योंकि विंग उससे बात नहीं कर रहा था। लान कुरैन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विंग ने कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कुरैन ने कहा, विंग, दरअसल आज से 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती है, वांग जी की कोई गलती नहीं है। प्लीज ये पनिशमेंट उसे मत दो, उसकी लाइफ में वापस आ जाओ, तुम्हारी वजह से वो कितना। तभी विंग ने कहा, बस आपने बोल लिया और मैंने सुन लिया, और मेरी एक बात सुन लीजिए, जो गलती मैंने 7 साल पहले की थी वो गलती मैं दोबारा नहीं करने वाली। ये बोलकर वो रूम के अंदर आ गया। लान कुरैन भी उसके पीछे पीछे आ गया। उसने कहा, तो फिर तुम यहाँ पर रुक जाओ अपने बच्चे के साथ, देखो सीजे भी तो यहीं पर ही है ना। विंग ने कहा, क्या आप मेरे साथ बिजनेस डील कर रहे हो? आपको मैं कोई डीलर लगता हूँ जो आपके साथ डील करने के लिए आया है कि मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे और मैं उसके साथ रहूँगा कि नहीं? कुरैन ने कहा, नहीं विंग, तुम गलत समझ रहे हो, दरअसल उसमें वांग जी की कोई गलती नहीं था। विंग ने कहा, किसकी गलती नहीं थी, किसकी गलती थी? मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि वांग जी ने कभी भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी भी नहीं। हो सकता है कि वांग जी निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये बात सच है कि उसने सिया को अपनी लाइफ से दूर नहीं किया। जबकि मैंने उससे डिवोर्स की बात कही थी, तो भी उसने सिया को अपनी असिस्टेंट के पद से नहीं हटाया। आपको पता है, अगर वो मेरी बात मानता तो सिया को उसी दिन ही
अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता, लेकिन नहीं, वो पिछले 7 सालों से उसे अपने पास रखा। अब जाकर उसे क्यों अलग कर रहा है? क्योंकि अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसका सब कुछ चला गया है, सिर्फ उसकी कुछ प्रॉपर्टी और कुछ घर बाकी है। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि वांग जी सब कुछ डूब रहा है, इसीलिए वो जानबूझकर मुझे वापस लाना चाहता है। कुरैन ने कहा, नहीं नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है। विंग ने कहा, बस कीजिए, और अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है ना, तो मैं अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। ये बोलकर उसने ब्रेकफास्ट को नीचे रख दिया और फिर उसने सीजे को देखते हुए कहा, सीजे तुम अपनी मॉम के पास रहोगी नहीं? सीजे ने कहा, मुझे मॉम के पास रहना है। विंग ने कहा, ठीक है। उसने उसके सारे कपड़े को बाहर निकाला। कुरैन ने कहा, क्या क्या कर रहे हो? सीजे को मत लेकर जाओ, वांग जी जीते जी मर जाएगा। विंग ने कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इसे लेकर जाऊंगा और मैं भी देखता हूँ कि कौन सी कोर्ट मुझे रोकती है, क्योंकि मैं माँ हूँ। ये बोलकर उसने सारे कपड़े को बाहर निकाल लिया। लान कुरैन दौड़कर वांग जी के रूम में आ गया। फ्लैशबैक खत्म होता है। वांग जी ने कहा, क्या वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुरंत वो बेड से नीचे उतर गया और फिर वो विंग के सीजे के रूम में आ गया, जहाँ पर विंग ने बैग की चेन को लगाते हुए कहा, चलो सीजे। उसने उसे गोद में लिया और आयन को पकड़ा और ड्राइवर को कहा, इसको गाड़ी में रख कर आओ। ड्राइवर बैग को लेकर चला गया। वांग जी ने कहा, विंग रुक जाओ। उसने अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हुए कहा, ऐसा मत करो। विंग ने कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से। वांग जी ने कहा, अगर तुम सीजे को भी लेकर चले गए तो मेरे जीने की सारी उम्मीद चला जाएगा। विंग ने कहा, ये मेरा बेटा है और तुम्हारे पास मेरा बेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कैसे बाप हो तुम? एक डॉक्टर को भी नहीं ला सकते हो और तुम कहते हो कि तुम इसे यहाँ पर सुरक्षित रखोगे? तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अब मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, बंगला है, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा वैसा सब कुछ है, खुद का बिजनेस भी है। अब मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ, समझे तुम? और मुझे कमजोर समझने की गलती भी मत करना। हटो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक माँ, एक सिंगल मदर क्या क्या कर सकती है अपने बच्चे के लिए। वांग जी ने विंग के दोनों पैरों को पकड़ते हुए कहा, ऐसा मत करो विंग, अगर तुम उसे लेकर चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं उसे देखकर जीता हूँ, उसमें मुझे विंग नजर आता है। विंग ने कहा, मुझे इसे यहाँ पर नहीं रखना है। कल रात जब मेरा बच्चा मर रहा था तब तुम्हारा डॉक्टर कहाँ था? बताओ, वो क्यों नहीं आया? अगर मैं एक कॉल करता तो 100 डॉक्टर आ जाते। विंग ने कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से। उसने अपने पैरों को धक्का दिया। वांग जी नीचे गिर गया। विंग ने कहा, आयवन चलो। वांग जी पीछे पीछे आते हुए कहा, विंग ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। अब तुम चाहो तो मैं सीजे को मैं अपनी सब कुछ लुटाकर उसे अच्छे से रखूंगा। विंग ने कहा, बस बहुत हो गया, तुमने बहुत कर लिया है। 7 साल तक मेरे बच्चे को संभालने के लिए शुक्रिया। सीजे ने कहा, मम्मा पापा के साथ ऐसा मत कीजिए ना। विंग ने कहा, मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। वो गाड़ी में बिठाता है। विंग ने कहा, हटो। उसने वांग जी को धक्का दिया। वांग जी ने कहा, विंग ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। विंग मेरी बात तो सुनो। विंग ने कहा, बकवास बंद करो और मुझसे दूर रहो, समझे? इधर विंग गाड़ी के अंदर आ गया और दोनों बच्चों को लेकर चला गया। वांग जी वहां पर नील डाउन होकर गिर गया। उसने कहा, मत जाओ विंग, ऐसा मत करो, जीने की उम्मीद मत छीनो मुझसे। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा? एक वही तो था मेरे पास जिसमें मुझे छोटा सा विंग दिखता था। अब मैं किसे देखकर जीऊंगा विंग? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। वांग जी की आंखों की आंसू नीचे गिर गए। कुरैन ने कहा, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से। मैंने खुद से ही अपनी नेफ्यू की लाइफ को बर्बाद कर दिया है। उसने अपने दोनों हाथ को देखते हुए कहा, मन कर रहा है दोनों हाथ काट कर जमीन पर फेंक दूं। वांग जी ने कहा, बस कीजिए, बस कीजिए। आपको पता भी है कि आपने क्या किया है? क्या आपके हाथ काटने से विंग वापस आ जाएगा? ये सब कुछ ना आपकी वजह से हो रहा है। अगर सीजे मेरे पास वापस नहीं आया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये बोलकर वो चला गया। शाओ सिंह चैन अपने फैमिली मेंबर्स के सामने चुपचाप खड़ा था। इधर सुयंग अपने डैड से बात करता है। उसने कह दिया कि उसने किसी ओमेगा को मार कर दिया है नशे की हालत में। शाओ सिंह चैन को उसकी फादर ने थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारे पास अल्फा वाइट कहाँ से आया, बताओ, कहीं उस लान वांग जी नहीं? तभी शाओ सिंह चैन ने कहा, नहीं डैड, मैं वांग जी सर के साथ नहीं था। ये सुनकर उसने कहा, तो फिर ये किसका अल्फा मार्क है, बताओ। उसके भाई ने उसके हाथ को पकड़ लिया। शाओ सिंह चैन ने कहा, भैया मैं सच कह रहा हूँ, वो मैं नशे में था
तभी उसके डैड ने कहा, नशे में थे? नशे में तुम किसी को भी मार्क कर दोगे और उसका मार्क अपने गले में लेकर घूमोगे, अपनी गर्दन पर लेकर घूमोगे? उसकी मॉम ने कहा। साओ सिंचैंग ने कहा, अगर मैंने शुयांग का नाम बताया तो भैया फिर से गुस्सा हो जाएंगे। तभी कुछ मर्सिडीज कार आकर रुकती है। उसमें से शुयांग की पूरी फैमिली मेंबर थी। वो लोग अंदर आते हैं। शुयांग ने शाओ सिंचैंग के हाथ को पकड़ा और उसके भाई के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, मैंने इसे क्लेम किया है, ये मेरी उमेगा है। ये सुनकर उसके भाई ने कहा, तो तुमने उसे मार किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसकी कॉलर को पकड़ लिया। शुयांग ने कहा, बस बहुत हो गया है। देखो, हम दोनों के बीच एक गलतफहमी थी, मुझे पता है। अब वो गलतफहमी आज मैं सुलझाने आया हूँ। शाओ सिंचैंग, ये वीडियो देखो। उसने उस वीडियो को दिखाया। वहाँ पर मियान मिया और शुयांग और 2 और अल्फा मौजूद थे, जो लोग मियान मिया से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुयांग ने उसकी जान बचाई। और उसके बाद वहाँ पर शाओ सिंचैंग और बाकी सब लोग आ गए और मियान मिया ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि ये सब कुछ शुयांग ने किया ताकि शुयांग की शादी उससे हो जाए। बट इन टाइम पर मियान मिया को दोहरे आ गए और फिर वो वहीं पर ही बेहोश हो गई और वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई। इसको लेकर पुलिस केस हुआ और फिर केस अभी तक चल रही थी और शुयांग प्रूफ ढूंढ रहा था। और कुछ दिन पहले ही उसके हाथ में ये फुटेज लगा है जो कि पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया था, लेकिन वहाँ पर एक और हिडन कैमरा था जो कि विजिबल नहीं था, इसीलिए उसका फुटेज डिलीट नहीं हुआ। शुयांग ने हर एक कोने कोने को छान मारा और फाइनली उसे फुटेज मिला। उसने कहा, ये प्रूफ हो चुका है कोर्ट में कि मैं निर्दोष हूँ। शाओ सिंचैंग ने कहा, इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया? शुयांग ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसा अल्फा नहीं हूँ जैसा कि तुम समझ रहे हो। शुयांग ने सबको दिखाया। शाओ सिंचैंग के डैड ने कहा, क्या अब तुम बेकसूर हो? उसने कहा, मैंने उसकी जान बचाई और उल्टा उसने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। मिस्टर शो ने कहा, चिंता मत करो, फिलहाल झूठ बोलने की वजह से मियान मिया को अरेस्ट किया गया है। ये सुनकर शाओ सिंचैंग ने शुयांग की तरफ देखा। उसने कहा, आई एम सॉरी शाओ सिंचैंग, मुझे प्रूफ करने में देर हो गई। शाओ सिंचैंग की आंखों में आंसू थे। फिर शाओ सिंचैंग के फादर ने कहा, अरे ठीक है, जबकि अब इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी अल्फा एंड ओमेगा क्लेम कर दिया है, अब गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं, तो फिर क्यों ना इनके 4 हाथ एक कर दिया जाए। शुयांग के फादर ने कहा, हम तो इसी बारे में बात करने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर शाओ सिंचैंग के भाई शुयांग को गुस्से में देख रहा था। उसने कहा, मुझे तो अपने भाई से बात करना है। सिंचैंग ने कहा, भैया बहुत गुस्से में है, उनसे बात मत करो वरना हाथापाई। शुयांग ने कहा, अगर वो मुझे मारेंगे भी ना तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो उसे लेकर जा रहा था। इधर शुयांग उसके भाई को देखते हुए कहा, तो साले साहब, आपको कुछ और कहना है? उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे भाई को मैंने बचपन से बड़ा किया है, वो बहुत लाडला है हमारे घर का, उसका ध्यान रखना, और अगर तुमने उसे रुलाना तो तुम्हारी खैर नहीं। शुयांग ने कहा, बाप रे, अब तो क्या आपने मुझे जीजू एक्सेप्ट कर चुके हो कि आप मेरे जीजू हो, मतलब मैं आपका जीजू हूँ? ये सुनकर उसने कहा, अब ठीक है, मैं कर चुका हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर तुमने मेरे भाई को रुलाया ना। उसने कहा, नहीं रुलाऊंगा, हंसाऊंगा गुदगुदी करके। ये सुनकर वो हंसने लगता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर शाओ सिंचैंग और शुयांग की शादी भी फिक्स हो जाती है। इधर नेक्स्ट इवनिंग को शाओ सिंचैंग बाहर गया था कुछ ज़रूरी काम के लिए। वो एक मॉल में गया था और जब वो उस मॉल में था तो वो उस मॉल के नीचे आ रहा था और नीचे एक बार टाइप का चीज़ था जहाँ पर वो क्लबिंग मतलब पार्टी वगैरह सब कुछ होता है। वहाँ पर उसका एक दोस्त मिला जिसका नाम सोंगलन था। तो उसने सोंगलन को हाय कहा, हेलो कहा। वो उसका बचपन का दोस्त था। सोंगलन को उसने शादी के बारे में बताया। सोंगलन ये सुनकर थोड़ा दुखी होगा क्योंकि वो शाओ सिंचैंग को लाइक करता था, लेकिन एक जानी पहचानी सी वॉइस ने शाओ सिंचैंग की कान को खड़ा कर दिया। उसने सोंगलन को ग्रीट किया। सोंगलन चला गया। उसके बाद शाओ सिंचैंग पीछे मुड़ता है। उसने सिया को देखा किसी इंसान के साथ बात करते हुए, बट उस इंसान का फेस दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो अंधेरे के साइड में बैठा हुआ था और वो लोग सोफे के बैठे हुए थे। शाओ सिंचैंग थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और फिर अलर्ट होने के बाद वो अच्छे से सुनने लगता है। उसने कहा,
इस विभूषण की वजह से मेरी पूरी जिंदगी, मेरी करियर, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर विभूषण बीच में टांग नहीं रहा था तो शायद इस बार वांग जी के साथ मेरी शादी पक्की थी। आपको पता है पुरान अंकल ने भी परमिशन दे दिया था, लेकिन इस विभूषण की वजह से वांग जी ने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया और कोई कंपनी मुझे काम नहीं दे रहे। ऊपर से उसने मुझे अपनी कंपनी से भी निकाल दिया। फिर उस इंसान ने कहा, तो फिर तुम विभूषण के ऊपर बहुत गुस्सा हो? उसने कहा, हाँ मैं विभूषण के ऊपर बहुत गुस्सा हूँ। उसने कहा, तो उसे मार डालो। ये सुनकर सिया ने कहा, क्या मार डालो? शाह सिंचैंग ने कहा, मार डाले का विभूषण को? उस इंसान ने कहा, जो चीज तुम्हें इतना सता रही है उसे मार डालो। मारने के बाद वांग जी डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। जाकर संभाल लेना उसे, उसके दोस्त बन जाना, बच्चों को संभालना, थोड़े करीब रहना। 5-6 साल बाद वो खुद ही तुमसे शादी कर लेगा। सिया ने कहा, हाँ सही कहा आपने, लेकिन मैं उसे कैसे मारूं? उस इंसान ने कहा, अगर तुम हमें पैसे दोगे तो मेरे आदमी ही कर देंगे सब। उसने कहा, सच में? उसने कहा, विभूषण वही नया बिजनेसमैन है ना जो अभी भी नया मार्केट में आया है? उसने कहा, हाँ वही। उसने कहा, पैसे दोगे तो हम भी ये काम कर सकते हैं। सिया ने कहा, इसमें पूरे 10 लाख है। उसने अपने बैग को बढ़ाते हुए कहा, अब दरअसल आज ही मैं इसे लेकर आया था कुछ ज़रूरी काम के लिए, लेकिन अगर आप मेरा इतना ज़रूरी काम कर दोगे तो ये पैसे मैं आपको दे देता हूँ। उसने 10 लाख का वो बैग दे दिया। उसने कहा, इसमें 10 लाख है और चिंता मत कीजिए, काम हो जाने के बाद आपको और पैसे मिलेंगे। उस इंसान ने कहा, 10 लाख काफ़ी है। उसने उस लड़की के ऊपर हाथ फिराते हुए कहा, 10 लाख मेरे आदमियों को दूंगा और मुझे क्या मिलेगा? उस लड़की ने कहा, आपको क्या चाहिए? उसने कहा, अगर तुम्हें वांग जी के साथ रहना है तो एक रात मेरे साथ भी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सिया ने कहा, आप मेरा काम कर दोगे? उसने कहा, हाँ जरूर। उसने कहा, तो फिर मैं आपके साथ सोने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उसने कहा, ग्रेट, तो पैसे नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो और जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो ना तो बस मेरे पास आ जाना, ठीक है? सिया ने कहा, सच में? उस इंसान ने कहा, हाँ। सिया ने कहा, कल एक चैरिटी इवेंट है शाम के टाइम और विभूषण वहां पर जाने वाला है। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, ठीक है, चैरिटी इवेंट विभूषण का आखिरी इवनिंग होगा। शाह सिंचैंग ने कहा, क्या विभूषण को ये लोग मारने वाले हैं? वो उसका सुपारी ले रहे हैं, मुझे बॉस से बात करना होगा। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वो वांग जी के पास आता है। वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था, उसके हाथ में सिगरेट था। शाह सिंचैंग ने छीनते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए और आप फिर से स्मोकिंग कर रहे हो। वांग जी ने कहा, क्या करूं? विंग मेरे बच्चों को भी मुझसे छीन कर लेकर चला गया। मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। शाह सिंचैंग, मन कर रहा है मर जाऊं। शाह सिंचैंग ने कहा, अगर आप मर गए तो फिर विंग सर को कौन बचाएगा? वांग जी ने कहा, विंग सर को? वो हाई सिक्योरिटी फोर्स लेकर निकलता है, तुम्हें लगता है कि विंग सर को कोई खतरा है? शाह सिंचैंग ने कहा, हाँ खतरा है। सिया ने उसकी सुपारी दी है एक अनजाने व्यक्ति को और उसके बदले वो उसके साथ सो भी रहा है। वांग जी ने कहा, क्या? शाह सिंचैंग ने कहा, हाँ, कल शाम को चैरिटी इवेंट है और वहीं पर ही वो लोग विंग सर को गोली मारने वाले हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, यह हरगिज नहीं हो सकता है। उसने कहा, अभी तो रात के 10 बज रहे हैं, कल शाम को ही वो जाएंगे, अब क्या होगा सर? वांग जी ने कहा, क्या ये सच है? शाह सिंचैंग ने कहा, हाँ ये सच है। उसने कहा, मुझे विंग से बात करनी चाहिए। शाह सिंचैंग ने कहा, हाँ सर, प्लीज आप विंग से बात कीजिए। सीन कट होता है। वांग जी ने कहा, कैसे बात करूं? हर तरफ से उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है, लगता है उसके घर जाना होगा। वो उसके घर चला गया। रात के 12 बज रहे थे। डोरबेल के साउंड से विंग ने कहा, अब कौन आया इतनी रात को? उसने दरवाजा खोला। वांग जी था। उसने कहा, तुम यहाँ पर? मिस्टर लॉन, क्या आपको नींद नहीं आती है? हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको नींद नहीं आ रही है क्योंकि इस वक्त आपकी हालत बहुत खराब है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के घर में आकर आप
ऐसे बिहेव करोगे दूसरे नहीं सोएंगे क्या आपकी वजह से? वांग जी ने कहा। विंग, उसने विंग की उसको पकड़ लिया। उसने कहा तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम अंदर कैसे आ गए? गार्ड्स, उसने कहा। अब सर ये तो हांगवांग जो है ना, कल यहाँ पर आए थे, आपका हस्बैंड। विंग ने कहा हेलो, हस्बैंड नहीं एक्स हस्बैंड, डिवोर्स हो चुका है। हाँ तुम लोग इसको अंदर आने दे, बाहर निकलो अभी के अभी से। वांग जी ने कहा विंग मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विंग ने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इससे बाहर निकलो अभी के अभी। उसने विंग के पैर को पकड़ते हुए कहा प्लीज विंग। विंग ने कहा मैंने कहा मेरा पैर छोड़ो। वांग जी ने कहा विंग मेरी बात तो सुनो। विंग ने कहा लगता है तुम बिना मार खाए यहाँ से नहीं जाओगे। उसने विंग को पकड़ लिया, हक कर लिया। उसने कहा विंग तुम्हारी जान को खतरा है, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। विंग ने कहा मेरे साथ, दूर रहो मुझसे। उस दिन रात सोकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? मुझे मेरा फायदा उठाते हुए वांग जी ने कहा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया विंग, हम दोनों ड्रंक थे। विंग ने कहा बकवास बंद करो ना वांग जी, झूठ मत बोलो, तुम कभी ड्रिंक ही नहीं करते और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों को मैं बिलीव करूंगा? विंग की बात सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा ठीक है बिलीव मत करो, लेकिन एक बात सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मुझे अपने साथ रखो और कल घर से बाहर मत जाना। विंग ने कहा बकवास बंद करो, मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मारो इसे, पकड़ो, जरूरत पड़े तो मार के भगाओ, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। अभी के अभी से मेरी आंखों के सामने से लेकर जाओ। बट वांग जी नहीं जा रहा था। वांग जी बार बार विंग के पास ही आ रहा था, उसके पैर को पकड़ रहा था। विंग ने कहा मारो इसे और मारकर यहाँ से भगा दो, जब तक ना माने तब तक मारो। वांग जी ने कहा विंग तो मुझे मार दो, लेकिन प्लीज कल घर से बाहर मत जाना। विंग ने कहा मैंने कहा मारो इसे। इधर वो लोग उसे पीटने लगते हैं। विंग ने कहा अब स्टॉप इट, क्या कर रहे हो? उन्होंने वांग जी को पीटा, वांग जी की फॉरहेड कट गया। विंग ने कहा अब मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने जोर से मारोगे, अब इसे बाहर निकालो, जाओ। सब लोगों ने पकड़ लिया और फिर वांग जी को बाहर निकाल दिया। उन्होंने गेट को बंद कर दिया। वांग जी बार बार चिल्लाता रहा, पूरी रात वो विंग को बुलाता रहा, लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ने देखा कि गेट के बाहर कोई भी नहीं है। उसने कहा लगता है घर चला गया है। विंग ऑफिस के लिए निकल रहा था और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी। उन्होंने कहा तुम्हें अब हम एक नए स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट पावर पढ़ते हैं, समझे? और तुम लोग भी तो ब्रिलियंट हो, है ना? आईवान और सिजिए बहुत दुखी थे, उसे वांग जी की याद आ रही थी। विंग ने कहा तुम लोग क्यों नहीं हंस रहे हो? आईवान और सिजिए एक दूसरे को देखते हैं। उसने कहा मॉम क्या आप पापा को भी यहाँ पर नहीं ला सकते? विंग ने कहा बकवास बंद करो और चुप रहो, समझे? जैसे वो कार के पास आता है, वांग जी फटे हुए कपड़ों में उसके साथ सामने आगस ने कहा विंग मेरी बात सुनो, विंग प्लीज। विंग ने कहा तुम अभी तक घर नहीं गए? गॉड्स पकड़ो इसे। उन्होंने वांग जी को पकड़ लिया। विंग ने कहा इसे लेकर बाहर फेंको। और तुम घर क्यों नहीं गए? वांग जी ने कहा विंग प्लीज मेरी बात सुनो। विंग ने कहा दूर रहो मुझसे, और तुम जैसे ही गेट खुला तुम अंदर आ गई, इसे बाहर लेकर जाओ। वो गाड़ी के अंदर आ गया। उसने कहा विंग आज शाम को तुम कहीं मत जाना। विंग मेरी बात सुनो। बट विंग चला गया अपनी कार लेकर। सीन कट होता है। शाम को एक चैरिटी इवेंट था। सुयंग ने कहा अब शाओ सिंह चैंग ने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया है? इधर विंग निकल रहा था। विंग अपनी बैग को लेकर निकल रहा था। वो गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसने कहा हे सो यंग जल्दी करो। उसने कहा अब सुबह से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था, पानी में गिरने की वजह से वो खराब हो चुका है, स्पीकर भी खराब हो चुका है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ शाओ सिंह चैंग को मैंने एक बार भी कॉल नहीं किया, ऊपर से उसने मुझे इतनी बार कॉल किया है, लगता है कुछ ज़रूरी बात होगा। लेकिन विंग ने कहा गाड़ी में बात कर लूँ। उसने शाओ सिंह चैंग को कॉल लगाया। शाओ सिंह चैंग ने कहा क्या तुम लोग चैरिटी इवेंट में जा रहे हो? शुयंग ने कहा हाँ हम जा रहे हैं। शाओ सिंह चैंग ने कहा वहाँ मत, फिर वो रुक गया। उसने कहा हेलो हेलो। शाओ सिंह चैंग ने कहा जाना। तभी शुयंग ने कहा क्या कह रहे हो तुम? और एंड में कॉल कट हो गया। शुयंग ने कहा बेचारा कब से कॉल कर रहा है, जरूर कुछ हुआ होगा, मुझे उससे बात करनी चाहिए विंग सर। विंग ने कहा चैरिटी इवेंट खत्म हो जाए उसके बाद तुम मुझसे मिलने चला जाना, मैंने सुना है कि तुम दोनों की शादी फिक्स हो गई है। शुयंग ने कहा मैंने आपको कल बताया ना। विंग ने कहा अच्छी बात है, हाँ फाइनली तुम दोनों एक ही हो गए। शुयंग ने कहा हाँ सही कहा आपने, बहुत मुश्किल के बाद प्रूफ कर पाया कि मैं निर्दोष हूँ। विंग ने कहा क्या
उसने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, फांगची भी काफी टाइम से खुद को निर्दोष से कह रहा है, क्या मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ? सीन कट होता है। चैरिटी इवेंट में वोइंग इधर उधर घूम रहा था। दूर छत के ऊपर से एक इंसान उसके ऊपर बंदूक ताक कर बैठा हुआ था, लेकिन वो विंग को गोली नहीं मार पा रहा था। कभी वो विंग को मार जाता तो तुरंत सामने कोई और आ रहा था। ऊपर से विंग इधर उधर चल रहा था, ड्रिंक कर रहा था, हर वक्त किसी से मिल रहा था, हंसकर बात कर रहा था। वो विंग को पूरे इवेंट में एक बार के लिए भी निशाना नहीं बना पाया। सीन कट होता है। चैरिटी इवेंट बहुत अच्छे से होती है। वहाँ पर विंग बोली लगाता है और कुछ चैरिटीज भी अपने नाम करता है। घर आने का वक्त हो चुका था। चैरिटी इवेंट 5 बजे शुरू हुआ था और 8 बजे एंड हो रहा है। इधर वांग जी बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पास कोई कार नहीं था। पूरा रास्ता बेचारा चल कर आया है। उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। इधर वांग जी वहां पर गिर गया, लेकिन तभी उसने देखा कि विंग बाहर आ रहा है। उसके अंदर न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि वो खड़ा हो गया। उसने कहा, विभूषण। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी सीधा विंग के सामने आकर खड़ा हो गया। विंग को मारने के लिए उसी वक्त उन्होंने ट्रिगर पर क्लिक किया और गोली बंदूक से बाहर चला गया, बट वांग जी सामने आ गया। विंग ने कहा, लॉन वांग जी, तुम यहाँ पर? तुरंत वांग जी की बॉडी जार्क होती है। एक बंदूक की साउंड, सब लोग चिल्लाने लगते हैं। वांग जी की माउथ से ब्लड आता है। विंग की आंख भर आ गया। उसने कहा, लानसान। वांग जी धीरे से अपनी आंख को बंद करता है और खोलता है। सुयंग ने कहा, पकड़ो उन्हें। छत पर कौन है? किसने फायर किया विंग सर के ऊपर? बॉडीगार्ड्स तुरंत दौड़ने लगता है और उन लोगों को पकड़ने के लिए इधर उधर भागते हैं। लोग भी भाग रहे थे। वांग जी की आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। वो नीचे गिर रहा था। विंग ने उसको पकड़ लिया। विंग के हाथ पे ब्लड लग गई। वांग जी की पीठ पर गोली लगी थी, शोल्डर के नीचे। उसने कहा, लांसान, कौन? उसने अपने हाथ को देखा। उसने कहा, सोयंग, जल्दी से गाड़ी निकालो, एम्बुलेंस बुलाओ। लांसान, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने कहा, विंग, तुम्हें मैंने सेफ कर लिया। वांग जी ने कहा, तुम्हें मैंने बचा लिया। विंग ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुयंग ने वांग जी को उठाने में हेल्प किया और फिर विंग और सुयंग मिलकर वांग जी को वहां से ले जाने लगे। सीन कट होता है। फिर एक एम्बुलेंस का साउंड, एक वीआईपी नर्सिंग होम। डॉक्टर चीख विंग की आवाज में, और ओटी का साइलेंस, डॉक्टर का भाग के आना, पैरों के साउंड, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहे थे। विंग की आंखों के आंसू नीचे गिर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर की लाइट अभी भी ऑन था। लान कोरैन वहां पर भाग कर आता है। शाओ सिंह चैंग दोनों बच्चों को लेकर वहां पर आती है। स्कूल से वो उन्हें वापस लेकर आया था। उनके कंधे पर स्कूल बैग था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने विंग को देखा। विंग के हाथ और कपड़े में अभी तक ब्लड लगा हुआ था। विंग ने प्योर व्हाइट कलर का एक ड्रेस पहना हुआ था। उसने आइवाना सिजुए को देखा और शाओ सिंह चैंग को। वो नीचे बैठ गया। सिजुए और आइवान दोनों विंग को हग करते। उसने कहा, मम्मा, पापा को कुछ नहीं होगा ना? वो न्यूज़ चैनल में क्या बता रहे वो लोग? विंग ने कहा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंकल है ना, सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हारे पापा को बिल्कुल सही सलामत लेकर आएंगे। तुमने ऐसा क्यों किया लानसान? अब मैं इन बच्चों को क्या जवाब दूंगा? ऐसा क्यों किया? शाओ सिंह चैंग ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कोरैन ने कहा, चुप हो जाओ। शाओ सिंह चैंग ने कहा, चुप हो जाओ। वांग जी सर कब से आपसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपने उसे माफ नहीं किया। और कल जब मैंने वो सब सुना तो मैं आपसे कहने के लिए बेताब था, लेकिन आपका नंबर मेरे पास नहीं था। मैंने शुयांग को इतनी बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और बाद में जब मैंने उसे कहा तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शुयांग ने कहा, दरअसल मेरी फोन खराब हो चुकी है। शाओ सिंह चैंग ने कहा, बॉस ने आपको बताने की कोशिश किया, उल्टा आपने बॉस को पिटवाया। और आपको पता है वो पूरी रात से चलकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। पूरा दिन से वो चल रहे थे। वांग जी ने कहा, वो एक शहर से दूसरे शहर तक चलकर आया था। उसने कहा, चलकर नहीं, भागकर। उनके पास कोई कार नहीं थी। ऊपर से मेरी कार खराब हो चुकी थी और उनका ब्रेक भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने सर्विस करने के लिए दिया था। अभी शाम को मुझे वापस मिली है। मैं बच्चों को लेकर आया। आपको पता है उनकी हालत कितनी खराब हो चुकी है, और
आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? आपका दिल है या फिर पत्थर पिघलता ही नहीं? विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, वांग जी तुमने ऐसा क्यों किया? शाओ सिंचन ने कहा, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, सच्चे वाले। विंग ने कहा, नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता। कोरियन ने कहा, हाँ तुमसे ही प्यार करता है, हम इसे एक्सेप्ट भी कर लो। मुझे पता है कि सब कुछ मेरी गलती है। विंग ने कहा, क्या मतलब है आपका? लान कोरियन ने कहा, उस दिन सिया से मैंने ही कहा था एक हॉट ड्रेस पहनकर उसके पास सोने की। रात भर वांग जी अकेला ही था, उसके साथ कोई भी नहीं था। तुम उसे गलत समझ रहे थे और वो गलतफहमी मैंने पैदा किया था उसे पैसे देकर। विंग ने कहा, क्या आपने उसे कहा था सोने के लिए? लान कोरियन ने कहा, हाँ। शाओ सिंचन ने कहा, और वो ऐसी लड़की है कि पैसे के लिए किसी के पास भी सो जाएगा। जिसके साथ उसने सुपारी दी आपको मारने की, उसके साथ भी वो सोने के लिए तैयार हो गया। पता है आपको, पैसे के बदले। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या आप सच कह रहे हो? कोरियन ने कहा, हाँ वांग जी तुमसे ही प्यार करता है। उसने मेरे खिलाफ आवाज इसलिए नहीं उठाई क्योंकि वो मुझे रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि मैं उसका अंकल हूँ। उसके परिवार में अब सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। उसने बचपन में अपनी मॉम और डैड को एक्सीडेंट में खो दिया। वो ट्रॉमा में चला गया था, लेकिन जब तुम उसके लाइफ में आए प्राइमरी स्कूल में ही, उसने मुझे बताया था कि मुझे एक लड़का पसंद है, उसका नाम विभूषण है। तुम्हें पता है मुझे बहुत गुस्सा आएगा कि तुम बहुत बदमाश थे और उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे। इसलिए मैंने उसे बार बार मना किया, लेकिन नहीं, उसे तुम ही चाहिए थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों की शादी हो जाएगा, और फिर ये सब कुछ मैंने किया है, तुम दोनों को अलग करना। इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है। तुम बार बार वांग जी को दोषी मत ठहराओ। वांग जी ने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मैंने ही कहा था, मैंने उसे फोर्स किया था। मैंने कहा था कि अगर तुम उसकी प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ये आइडिया मैंने उसे दिया था। उसने नहीं, तुमको सड़क में वो नहीं लेकर आया, बल्कि मैं लेकर आया था, ताकि तुम सब कुछ खो दो और एक भिखारी बन जाओ। तुम्हारा बच्चा छीनने के लिए मैंने उसे कहा था कि वो हमारा लान का खून है, उसे उसके पास से छीन लो। इसमें वांग जी कोई गलती नहीं है। ये सारी आइडिया मैंने उसे दिया था। उसे मैंने कहा था अगर उसका बच्चा ले लोगे शायद वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, और वो इस उम्मीद में वो बच्चा लेकर आया था कि तुम उसके पास वापस आओगे। लेकिन जब तुम उसके पास वापस नहीं आई, वो पागल की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर मैंने उसे अमेरिका भेज दिया बच्चे की पढ़ाई करने के लिए, ताकि वो तुम्हें भूल जाए। लेकिन नहीं, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूला। 7 साल बाद वापस आने के बाद वो फिर भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था हर जगह पर। लेकिन जब तुम उसे मिले तब उसे पता चला कि एक नहीं बल्कि तुमने 2 बच्चे को जन्म दिया था, और वेंचिंग ने एक तुम्हें और एक उसको दे दिया था। उसके बाद से वो पागल बन चुका था तुम्हारे लिए। तुम क्यों नहीं समझते हो विंग, ये सब कुछ मेरा प्लान था। इसमें वांग जी का कोई हाथ ही नहीं है। तुरंत विंग ने उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? मेरे लांजन को मुझसे क्यों दूर किया आपने? आपने ऐसा क्यों किया अंकल? उसने उसे धक्का दिया। कुरान गिर गया। बच्चों ने पकड़ते हुए कहा, मॉम शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत हो जाइए। इधर ओटी की लाइट बंद हो गई। विंग ने कहा, लांजन डॉक्टर बाहर आते हैं, सर्जेंट भी। उन्होंने कहा, अब फैमिली मेंबर्स कौन है? विंग ने कहा, मैं उनका ओमेगा वाइफ। ये सुनकर उन्होंने कहा, अब देखिए पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस कंडीशन है, ब्लड चाहिए, ओ नेगेटिव। विंग ने कहा, ओ नेगेटिव? शुयांग ने कहा, मेरा ओ नेगेटिव है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। उनका ब्लड बहुत लॉस हो चुका है, और दूसरी बात, अब उनका जो लंग्स है उसमें उनका कुछ प्रॉब्लम था शायद। शाओ सिंचन ने कहा, हाँ लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम था। कुरान ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, सॉरी विंग ने कहा, क्या लंग्स में प्रॉब्लम था? कब से? शाओ सिंचन ने कहा, अब जब तुम उसे छोड़कर चले गए तो उसने ड्रिंक करना, स्मोक करना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी बिल्कुल रिफ्रेश थी, ना कि उसने कभी ड्रिंक किया और कभी स्मोक किया, इसीलिए उसकी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इसकी वजह से उसकी लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? डॉक्टर ने कहा, सुनिए, गोली लगने की वजह से उनके लंग्स में ब्लड जम गया था, और अगर आप थोड़ी देर और करते तो सांस बंद होने की वजह से उनकी मौत हो जाती। लेकिन हमने सारा ब्लड निकाला, और हाँ, गोली की जो बारूद है उनके रेडिएशन से उनकी दिमाग पर बुरी हालत पड़ी है, और तो और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और गोली बस उनके हार्ट से 2 सेंटीमीटर आगे है, और अगर 2 सेंटीमीटर आगे और आ जाता तो शायद हम उसे कभी बचा नहीं पाते। शायद भगवान का भी
ये राय है कि हम उसे जिंदा करें, इसीलिए शायद उन्होंने उसकी जान को बख्श दिया। गोली और हार्ट की दूरी सिर्फ 2 सेंटीमीटर है। ये सुनकर विंग की हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मेरा लांजान कैसा है, मुझे उससे मिलना है। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, आप उससे नहीं मिल सकते हो और इस वक्त वो होश में नहीं आ सकते हैं। ही इज कोमा नाउ। ये सुनकर विंग ने कहा, वो कोमा में है? कैसे? उसने कहा, उसके दिमागी हालत बहुत खराब है, इसीलिए पेशेंट कोमा में जा चुका है और अभी उनके लिए ब्लड बहुत ज़रूरी है। माना कि उतना ब्लड लॉस नहीं हुआ है, लेकिन अभी कम से कम 2 बोतल ब्लड लगेंगे। सुयांग ने कहा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। नर्स उसे लेकर चला गया क्योंकि ब्लड को चेक भी करना पड़ेगा और फिर वांग जी को वो ब्लड चढ़ाए जाएंगे। विंग को तुरंत चक्कर आ गया और चक्कर की वजह से विंग नीचे गिर गया। शाओ शिंगचैंग जाकर विंग को एक बेंच पर बिठाता है। इसने कहा, अब टेंशन मत कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। सुयांग गया ना ब्लड देने के लिए। विंग ने कहा, लांजान, मुझे लांजान से मिलना है। करैन ने कहा, चुपचाप बैठो। इधर एक नर्स वहां से गुजर रही थी। लान करैन ने कहा, प्लीज आप इसका बीपी चेक करेंगे, अब इन्हें चक्कर आ रहे हैं और तो और ये बहुत वीक फील कर रहे हैं। नर्स ने कहा, जी मैं अभी करता हूँ। वो विंग के बीपी को चेक करता है। उसने कहा, अब बीपी बहुत लो है। उसने विंग के पल्स को चेक किया। उसने कहा, आपके लास्ट ओमेगा हिट कब आए थे? विंग ने कहा, अब अगले महीने, बट मैंने दवाई ली थी। उसने कहा, बट लगता है आपकी अल्फा बहुत स्ट्रांग है, दवाई को उसने ब्रेक कर दिया है। विंग ने कहा, क्या मतलब है आपका? नर्स ने कहा, आप प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? उसने नर्स की तरफ हैरान होकर देखा। इधर शाओ शिंगचैंग और बाकी सब लोग विंग को हैरान होकर देख रहे थे। लान कोरैन ने कहा, प्रेग्नेंट? और ये? नर्स ने कहा, हाँ जी ये प्रेग्नेंट है, 1 मंथ का। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, फिर वो शाम? नर्स चली गई। उसने कहा, इसका ध्यान रखिएगा और इसे कुछ खाना खिला दीजिए, ये बहुत वीक है, बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोरैन ने कहा, विभूषण, तुम दोनों के डिवोर्स को 7 साल हो गया है, अब तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? विंग? उसने विंग की तरफ देखा, बट विंग की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।